क्लियर हो जाए, फिर कहूत भी बेटर होगा ना, डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे तो आई थिंक ओके। तो सबसे पहले आपके सामने है एक्सरसाइज 4.1, आपके सामने है एक्सरसाइज 4.1। बताओ यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन? हाँ साहिल बताओ। सर 2 का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th नहीं बना है। ओके अच्छा, साथ ही साथ मैं ना वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को भी एक बार इंस्टेंटली सॉल्व करते जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी होते रहे। जैसे कि पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगेन द फैक्ट इज इक्वेशन बनाना ही मुश्किल होने वाला है, सॉल्व करना नहीं। जैसे इसकी बात करते हैं तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। अब एरिया L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? मान लो मैंने लेंथ को L माना हुआ है, ब्रेथ को B माना हुआ है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 528। Okay, this will be my first equation. Second equation will be length is 1 more than twice its breadth. So length will be equal to 2 into b plus 1. Length is equal to 2 into b plus 1. ठीक है, ये हो गए हमारे दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, सॉल्व आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए शिखर, हमको सॉल्व करना है ना। आप क्या करना, सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे खुद ही पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप डर ज्यादा रहे हो वर्ड प्रॉब्लम से। आपका यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, वो जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं ना, जब आपको दो वेरिएबल्स इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहेंगे, दिस विल गिव यू अ हिंट कि वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये आपको हिंट दे देगा कि ये क्वाड्रेटिक बन गया है। बात समझ में आ रही है आप सबको? आई डोंट थिंक कि लीनियर इक्वेशंस में कहीं पे भी हम लोगों को दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन मिला था। हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये एडिशन सब्ट्रैक्शन देख रहे थे वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा था। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर आप वहां पे वेरिएबल्स को अज्यूम करोगे और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने जाओगे, इक्वेशन बनाते ही जहां पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, बस समझ जाना कि वहां पे आपका एक दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको पता चल जाएगा कि दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक। ठीक है, हाँ शिखर। सर लीनियर इक्वेशन में सर हम लोग x+1 करते थे, जैसे कि आपने सर द लेंथ में 1 जोड़ा है तो पूरे टर्म से हम लोग इंटू करते थे, लेकिन सर इसमें केवल आप 2b से किए हैं, 1 क्यों नहीं किए हैं? क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो जो प्लॉट है उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो उसके ब्रेथ के डबल से भी एक ज्यादा है, यही कह रहा है ना? 1 मोर ये देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका ठीक लीनियर है। से अगेन कोई लेना देना नहीं है, अगेन इट्स सिंपल आईक्यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। आपको ठीक। हम जिस तरीके से लीनियर में इक्वेशन को बनाते थे ना, बिल्कुल वही चलेगा। कहीं पे भी मैं आपको ये बोलते हुए आप नहीं सुनोगे कि क्वाड्रेटिक में हम ऐसे इक्वेशन नहीं, हम दूसरे तरीके से बनाते। जिस तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ते थे लीनियर में और फिर उसका इक्वेशन बनाते थे, यहाँ पे भी डिट्टो सेम चलने वाला है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन ही पढ़ता, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट मतलब एल हो गया, इज दिया हुआ है तो इक्वल टू लगाओगे। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब क्या? 1 प्लस 2 भी होता ना, ऐसे भी 1 प्लस 2 भी यस होता। सर। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप एल को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि फाइनली जो आपको पता है कि हम यहाँ पे मेनली सब्सटीट्यूशन परफॉर्म करते हैं एक तरीके का। तो यहाँ में हमने एक वेरिएबल की वैल्यू जो दूसरे के टर्म्स में उसको पुट कर दिया, तो इससे मेरे पास क्या आया, 2b प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 528 आया। 2b प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 528 आया। अब आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो साहिल, एक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी ने हैंड रेज किया था, आई थिंक, पता नहीं कौन था। ठीक है, उसके बाद आप उसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, बढ़ते हैं आगे।
आई थिंक कौन सा साहिल कौन सा बोले थे 2 का? नहीं, पहले एक्सरसाइज में हमें वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को बस इक्वेशन बनाने दिया है, देख सकते हो इक्वेशन बनाने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा वैसे मैं जल्दी जल्दी सभी कर देता हूँ ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, आप देखो कि अगर आपने एक इंटीजर को x माना है, अगर आपने एक इंटीजर को x माना है तो उसका जस्ट अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आएगा? दैट विल बी x + 1। सिंपल सी बात अगर समझोगे तो अगर एक इंटीजर को हमने x माना है तो उसका अगला इंटीजर क्या होगा? दैट विल बी x + 1, है कि नहीं? दैट विल बी x + 1। एक मिनट, स्मृति एक बार अनम्यूट करना। यस सर। होमवर्क सबमिट क्यों नहीं किया? सर किए हैं। नाम तो नहीं है, किसको नहीं किया? सर मैं लिंक पे की थी। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार कंफर्म करवा लेता हूँ। ओके सर। नेक्स्ट, मोहित अनम्यूट करना। मोहित तो निकल गया। मुस्कान, मुस्कान अनम्यूट करना। अच्छी बात है, जो लोग होमवर्क नहीं सबमिट कर रहे नाम लेते हुए खुद ही भाग जा रहे हैं। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306। अब यार मैंने अगर एक इंटीजर को x माना तो अगला इंटीजर खुद ब खुद x + 1 आ गया, और क्वेश्चन के हिसाब से हमको दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो अगेन ये क्या बन रहा है? x × x + 1 = 306। अब आप इसको जब ब्रैकेट हटाओगे तो खुद ब खुद ये क्या बन जाएगा? x² + x, और इस 306 को अगर हम LHS में ले आएंगे तो -306 बन जाएगा। आगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना फिर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, फिर सॉल्व हो जाएगा ये। आते हैं नेक्स्ट पे। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि रोहन का जो एज है, रोहन का जो एज है दैट इज x। तो रोहन की मदर का एज कितना होगा? रोहन की मदर का एज कितना होगा? दैट विल बी x + 26, है कि नहीं? सिंपल सा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद इनके जो एजेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप। तो आप खुद ही सोचो साहिल की, अगर अभी रोहन का एज है x, 3 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। अभी अगर उसकी मदर का एज है x + 26, 3 साल बाद वो कितने की हो जाएगी? x + 29 की हो जाएगी। और क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 360। तो आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 into x + 29 = 360। ये आपका इक्वेशन होगा। इज दिस क्लियर? बोलो, हाँ बताओ सर क्या हुआ? सर क्वेश्चन नंबर 2 में सर आंसर वहीं तक होगा, x² - x - 306। आपको सिर्फ अभी इक्वेशन बनाना है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? इसको एक मल्टीप्लाई कर लो, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 32x + 29 × 3 = 87 = 360। और अगले स्टेप में 360 को इधर ले आना, तो x² + 32x यहाँ पे आएगा -373, सॉरी 273 आएगा। 273 = 0। हो गया सॉल्व? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less। अब खुद सोचो यार, क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो यहां से हमको क्या करना चाहिए? हमें लेट द स्पीड भी x कर लेना चाहिए। लेट द स्पीड = x। अगर हमने स्पीड को x माना और डिस्टेंस 480 दिया हुआ है, तो टाइम कितना हुआ?
टाइम हुआ 480 अपॉन x। आ रही है बात समझ में? तो ये तो आपका स्टार्टिंग हो जाएगा कि जब आप नॉर्मली आपकी ट्रेन अगर x किलोमीटर पर आवर पे चलती थी और 480 किलोमीटर कवर करने होते थे तो उसको टाइम लगता था 480 अपॉन x घंटे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर स्पीड 8 घंटे कम होती तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्टीमेटली आपका ये जो जैसे इस केस में हम बोले तो नया स्पीड कितना हो गया? नया स्पीड हो गया x माइनस 8। नया टाइम कितना होगा? दैट इज नया टाइम हो जाएगा हमारा t प्लस, मतलब जितना भी टाइम था उसमें 3 ऐड करोगे, जितना भी टाइम था उसमें 3 ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 480 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, तो नया स्पीड इंटू नया टाइम, स्पीड इंटू टाइम अल्टीमेटली आपको क्या देगा? आपको देगा डिस्टेंस। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है साहिल, यहाँ पे हमने क्या किया? हमने नया स्पीड इंटू नया डिस्टेंस को, नया स्पीड इंटू नया टाइम को मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमारा डिस्टेंस अभी भी सेम ही था तो दैट शुड बी इक्वल टू 480। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसके बाद। ठीक है मिस्टी, x माइनस 3 नहीं होगा। हाँ, अगर आपने टाइम को x माना हुआ है तो चल जाएगा। देखो अब ये साहिल पहले बताओ, ये क्लियर है क्या? हमने यहाँ पे स्पीड को x माना है और टाइम को हमने x के फॉर्म में लिखा है। अब मैं उल्टा करके देखूंगा। एक बार मैं यहाँ पे टाइम को x मानता हूँ, इस बार टाइम को x मानता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 480 दिया हुआ है, तो स्पीड निकल जाएगा क्या? स्पीड हो जाएगा मेरा 480 बाई x। ठीक है, 480 बाई x। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो अभी कितना है? अभी 480 अपॉन x, इसमें से 8 कम कर दो। ठीक है, ये मेरा नया स्पीड हो गया। नया टाइम कितना है? 3 घंटा ज्यादा, तो x प्लस 3। ये नया स्पीड इंटू नया टाइम अभी भी क्या होगा? पुराना डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस 480। तो यहां से भी आपको वो इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, बस हमारे पहले पिछले इक्वेशन में हमने वेरिएबल किसी और को माना था, इस इक्वेशन में वेरिएबल हमने किसी और को माना है। यस साहिल, कोई दिक्कत नहीं है। जब सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली जो भी क्वेश्चन ने पूछा वो निकल कर आ जाएगा। अभी जैसे कि मान लो क्वेश्चन के हिसाब से आपको स्पीड निकालना है। अभी इस, अगर आप इस अप्रोच से चलते हो तो यहाँ पे आप पहले सॉल्व करोगे तो टाइम निकल कर आएगा x, फिर वो 480 अपॉन x करोगे तो वहां से स्पीड निकल कर आएगा। पिछले वाले में क्या था? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आया उसको सिंप्लीफाई किया, इंस्टेंटली x निकल कर आ जाता। ठीक है, अपूर्व 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरीके से टाइम को इक्वेट किया है। टाइम अलग अलग है ना यहाँ पे। आपकी मतलब कॉपी देखकर मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, कॉपी नहीं दिख रही है। अगर आपका इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है तो हाँ यही है ना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है पूर्व, हाँ तब तो यही लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट 4.2 पे ना, एक्सरसाइज 4.2। आई थिंक यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा आसान सा एक्सरसाइज है ये वाला। अंकित पूछ रहा है कि सर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। अंकित, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पिछले वाले में बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। आपका क्या फंडा रहेगा? आपका d1 इज इक्वल टू d2 रहेगा। ठीक है, d1 इज इक्वल टू d2 रहेगा। दिक्कत ये होगी कि आपको उससे पहले स्पीड और टाइम को लिख लेना होगा 480 के टर्म्स में। 480 के टर्म्स में उसको पहले ही लिख लेना होगा, क्योंकि दोनों में यही बराबर है कि दोनों 480 के वैल्यू के बराबर है। राइट, साहिल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। साहिल बताना तो किस तरीके से ट्राई किया, क्योंकि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। कैसे ट्राई किया इस क्वेश्चन को?
सर ये शुरू होने से पहले ही मेरे से नहीं बन रहा है क्या सर, मतलब क्वेश्चन का जो है ना सर थीम समझ में नहीं आ रहा है क्या है पढ़ो तो पढ़ो ये मेरे ख्याल से लग रहा है आप जैसे थोड़ा सा हल्का फुल्का भी इधर उधर का क्वेश्चन आ रहा है गिव अप कर दे रहे हो। पहला लाइन पढ़ के बताओ तो क्या समझ में आ रहा है। A कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। अब पोट्री पकड़ लो, नहीं पता था गूगल करते तो पता चलता मिट्टी के बर्तन है, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इस तरीके से क्या होगा कि वो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे फंस रहे हो। पढ़ो इसके बाद। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन। अब यहीं पे the तो number of article produced. तो अब इसको इंग्लिश हिंदी में बताओ तो क्या कह रहा है वो लाइन। सर उसके बाद ऑब्जर्व इसको किया गया है कि पार्टिकुलर डे से हर दिन को इसका जो प्रोडक्शन था इच आर्टिकल से, मतलब जो आर्टिकल है इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्विस्ट, यानी कि 3 गुना, 3 मोर देन, ऐसे 3 यही समझ में नहीं आ रहा है। 3 मोर देन ट्विस्ट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, 3 मोर देन यानी कि सर जो 3 है उससे दुगना नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ ऑन दैट डे। If the total cost of अच्छा one production मान लो, on that day was सुनो, rupees 90, find the number. सर ये बन जाएगा है अभी अभी बनते हुए लग रहा है ना आपको। Yes, sir. यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था कि मान लो कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये जो लाइन दिख रही है ना नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, इसको मानो x, इसको मानो x। ये हर दिन कितना सामान बन रहा है तो x सामान बन रहा है। सामान को बनाने में अब अगला इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखो यार 90 रुपए जो लग रहे हैं ना टोटल, एक दिन में जो आपके 90 रुपए कॉस्ट लगे, टोटल कॉस्ट क्या होता है, आपने दिन में कितना आर्टिकल्स बनाया और हर आर्टिकल में आपको कितना खर्च हुआ। मान लो आपने दिन में 30 आर्टिकल बनाया, हर आर्टिकल को बनाने में 3 रुपए का खर्च हो रहा था, तो टोटल आपके 90 रुपए तभी लगे होंगे। तो यहाँ पे जब इफ द टोटल कॉस्ट इज 90 रुपीज लिखा हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा ये 90 कहाँ से आया। ये 90 आया है कॉस्ट पर आर्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स करके, कॉस्ट पर आर्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स करके। अब वो जो लाइन लिखी हुई थी, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीस वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। अब यहाँ पे ये पता चल गया कि जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है, एक आर्टिकल को बनाने में जो कॉस्ट है उसका एक रिलेशन दिया हुआ है किसके साथ, एक दिन में जितने आर्टिकल्स बन रहे हैं उसके साथ। तो क्यों ना हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन वन डे को x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इस हिसाब से अगर हम कॉस्ट पर डे निकालने भी जाए, कॉस्ट पर आर्टिकल, सॉरी कॉस्ट पर डे नहीं, कॉस्ट पर आर्टिकल निकालने जाए तो ये कह रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब 2x, उससे भी 3 ज्यादा। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, x का डबल करने के बाद भी 3 ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया आपका कॉस्ट पर आर्टिकल। तो फाइनली हमारा टोटल कॉस्ट, फाइनली जो हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पे होने वाला है वो क्या होगा, दैट विल बी 2x + 3 इंटू x। और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू 90 के बराबर है। अब अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख जाएगा, 2x² + 3x - 90 = 0। तो 0 हो गया सर। अंकित बताओ। बताइए। यहाँ पे 4 नंबर में सर जो था, अंकित एकदम आवाज नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो। सर 4 नंबर क्वेश्चन में तो हम इक्वेशन बना लिए हैं सर, बट यहाँ पे पॉजिटिव की जगह मेरा सर नेगेटिव आ रहा है। आप ये 1 का 4 कह रहे हो,
No, sir. Question number 4. Question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. तो यहाँ पे x square plus x plus 1 का whole square, this is coming out to be 365. ये दिया हुआ है. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो x plus 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको मिलेगा x square plus 1 plus 2x, this is equal to 365. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x square plus 2x, अब 365 को LHS में ले आएंगे तो minus 364 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 हो गया. देन 2 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो आपके पास आएगा x square plus x minus 182 is equal to 0. कितने से जा रही है, एक चाहिए, x स्क्वायर, ये मिडिल टर्म करोगे तो 14x minus 13x होगा. ठीक है. अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो फाइनली हमारे पास बनेगा x plus 14 into x minus 13. क्या ये बना था अंकित आपका, क्या इस तरीके से फैक्टर्स ये बन गए थे? ठीक है. तो अब इसका बाद आ जा रहा है क्या सर, यहाँ पे x plus 14 is equal to 0, तो 14 नेगेटिव हो जाएगा सर यहाँ पे. हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ अंकित, आपका x इज इक्वल टू एक केस आएगा -14 का, जो कि नॉट पॉसिबल है, और दूसरा वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 13 का, जो आपका आंसर होगा. ठीक है. ऐसा टेंशन मत लो कि आपने इसको कैलकुलेट किया एक नेगेटिव आ गया. कंडीशन की आप अभी देखो, अगर आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को भूल जाते हो, अगर आप मेरे को x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 दोगे तो मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं बताऊंगा कि x के दो वैल्यू है, एक वैल्यू है -14, एक वैल्यू है 13. लेकिन जब आप मुझे फिर बताते हो कि सर वो जो x है ना वो एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जब x एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो हम फिर क्या करेंगे, हम -14 को इग्नोर कर देंगे. ठीक है. -14 को तब आप इग्नोर करोगे क्योंकि वो एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है. पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना. ठीक है. चलो आई थिंक मैंने 4.3 से भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे. हाँ अरे यार. ओके, सो 4.3 में कहां पे दिक्कत हो रही है बताइएगा. 4 and 11. ठीक है. रिया मैं इक्वेशंस बनाते चलूंगा तो काम हो जाएगा ना. गाइस नोट कीजिएगा क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं बनेगा. ठीक है ना, नोट कीजिएगा क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा. मुस्कान आ गए आप वापस? होमवर्क किधर है आपका? अनम्यूट करके बताओ वरना खुद ही निकल जाओ. हाँ मुस्कान, होमवर्क किधर है? या तो आप रिप्लाई करोगे या निकल जाओ. निकल गई. उसको क्लास करने का मन है लेकिन होमवर्क नहीं करोगे तो मैं क्लास नहीं करने दूंगा. ओके, सो रिया देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में the sum of the reciprocal of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now. आप इधर क्या करो, सबसे पहले रहमान का प्रेजेंट एज को अज्यूम करते हैं. रहमान के प्रेजेंट एज को अज्यूम करते हैं x. ठीक है. तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ तो 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी? x माइनस 3. ये x माइनस 3 था 3 इयर्स एगो ना, 3 साल पहले. अब 5 साल बाद कितना होगा? दैट विल बी x प्लस 5. ठीक है. अब मान लो
कि अभी जैसे आपका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 15 ईयर्स है, आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना बन जाएगा? अगर आपका एज अभी 15 साल है, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना बन जाएगा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना, या 1 डिवाइडेड बाय नंबर, तो 1/15 हो गया। ठीक उसी तरीके से यहां पे अगर देखोगे तो रहमान के हम ये x-3 और x+5 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो आपका इक्वेशन बनेगा 1 डिवाइडेड बाय x-3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x+5 इज इक्वल टू 1/3। ये आपका इक्वेशन हो गया। सॉल्व करोगे x की दो वैल्यूज आएंगे यहां से, एक नेगेटिव आते हुए दिख रहा है, एक पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है, नेगेटिव वाला इग्नोर कर दोगे। ठीक है, वेरी गुड अपूर्वा। अपूर्वा ने पूरा इक्वेशन चैट में लिख दिया। नेक्स्ट आपने पूछा था 11 ना, 11 कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। तो आप इसमें फंडा क्या रखोगे? मान लो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? क्या होता है स्क्वायर का एरिया? स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर होता है तो शिखर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कह रहे हो यार? पहले आप उसको सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन के एक साइड, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। साइड स्क्वायर होता है तो आप इधर क्या करोगे रिया? आप एक स्क्वायर का साइड को मानोगे a, एक के साइड को a मान लेना, दूसरे के साइड को b, या x और y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और साथ में हम ये मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन b है। हम मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन b है, क्योंकि उसको हम, मुझे दिख रहा है अगले लाइन में डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका फिर इक्वेशन क्या बनेगा? पहला कह रहा है कि डिफरेंस सॉरी सम ऑफ द एरियाज इज 468, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि एक का एरिया a स्क्वायर होगा, दूसरे का एरिया b स्क्वायर होगा, वो बन गया 468। यस अपूर्व, एग्जैक्टली। सेकंड कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, तो पहले का पेरीमीटर 4a है, दूसरे का पेरीमीटर 4b होगा, इसका डिफरेंस बता रहा है क्वेश्चन 24। इसका डिफरेंस बता रहा है क्वेश्चन 24। 4 कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो आपको a माइनस बी का वैल्यू 6 मिलेगा। 4 कॉमन लेके पूरा इक्वेशन से कह सकते हो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकाल लोगे? a का वैल्यू निकल जाएगा b+6, और इसको सब्सटीट्यूट कर देना ऊपर। a का वैल्यू b+6 को कहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना? ऊपर वाले में सब्सटीट्यूट कर देना। तो अगर मैं इसको अब रीराइट करता हूँ तो a के जगह पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे b+6 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। आ गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक। ठीक है, ओके। और क्या डाउट्स है गाइस? चैट में एक्चुअली बहुत सारे 9। ठीक है, विवेक क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है क्या? तनिष क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है? कहीं पे डाउट आ रहा है तो बताइए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नोट कर लो जल्दी से करना है तो। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा नोट। ओके, चलो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। 9 अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब मुझे जहां तक याद है 9 में लोग बहुत फंसते हैं। 9 कह रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन। अच्छा, 9 वाला जो क्वेश्चन है, लेट मी गो हियर। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, ये मैं यहीं पे नोट कर रहा हूं, क्योंकि टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट था, इक्वेशन बनाने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट पे काम करते थे?
हम वहां पे करते थे वन डे वर्क पे काम ना, हमारा इक्वेशन भी कहीं ना कहीं वन डे वर्क पे बनता था, है कि नहीं? हमारा इक्वेशन वन डे वर्क पे बनता था। अब यहां पे क्या होगा गाइस, पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन जो होते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं, they will follow the same approach as टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो जिस तरीके से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम्स में भी लगाओगे। टाइम एंड वर्क में क्या होता था, इंसान एक एक दिन में काम करते थे, 5 दिन 6 दिन। पाइप में क्या होता है, जो पाइप से पानी भरते हो घर पे, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे दिन पाइप चलाते छोड़ देते हैं है कि नहीं? इस सिस्टम का मतलब होता है टैंक, सिस्टम का मतलब होता है टैंक। पाइप मतलब तो आपको पता है, पिटाई विटाई हुआ होगा एक दो बार पाइप वाइप से, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ ना वन डे वर्क के जगह पे आपका 1 आवर वर्क होगा। यहाँ पे आपका मेनली जो इक्वेशंस वगैरह बनेगा, उसमें लॉजिक क्या रहने वाला है, आपका लॉजिक रहेगा 1 आवर वर्क वाला। ठीक है, हाँ ये सेव होगा, ये सेव होगा, ये नोट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आते एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर इक्वेशन बनाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, 2 taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the tap of the smaller diameter. ठीक है, चलिए पढ़ लिया क्वेश्चन मैंने। ऑब्वियस सी बात है ना, मोटा वाला जो पाइप होगा उससे जितना पानी निकलेगा, और उससे कोई टैंक अगर भरना है, तो छोटे वाले के मुकाबले, छोटे डायमीटर वाले पाइप के मुकाबले वो कम टाइम लेगा, है कि नहीं? तो अगर हम उसका इक्वेशन बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, let the time taken by the pipe of smaller radius, छोटा रेडियस वाला जो पाइप है, इज इक्वल टू x आवर्स। तो मान लेते हैं कि x घंटे के अंदर हमारा छोटा रेडियस वाला जो पाइप है वो पूरा टैंक को भर देता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय द पाइप ऑफ लार्जर रेडियस, ज्यादा रेडियस वाले का फिर क्या होगा, x माइनस 10 आवर्स लगेंगे ना। ठीक है, और पहला लाइन क्या लिखा था क्वेश्चन ने, वो लिखा था 2 taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। तो दोनों मिलके एक 9 3/5 मतलब 75/8 आवर्स में वो फिल कर देते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है यार। आप सोचो, एग्जांपल दे रहा हूं, आप पहले उस सिचुएशन को इमेजिन करो, फिर आई थिंक यहाँ पे आप काम कर लोगे। मान लो कि आपके पास 2 टाइप के पाइप थे। ठीक है, पहला पाइप था और आपका घर के ऊपर में टैंक है 500 लीटर का। ठीक है, ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन, घर के ऊपर 500 लीटर का टैंक लगा हुआ है, आपके पास 2 पाइप है, एक पाइप है जो कि इसको 5 घंटे में फिल करता है, एक पाइप है जो इसको 10 घंटे में फिल करता है। ओके, तो मुझे ये बताओ, ये वाले पाइप का रेट क्या है, फिर किस रेट से पानी भरता है ये? ना 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 ना, यस मिष्टी, वेरी गुड। ये अमन हाफ कैसे होगा, है अपूर्वा 1/5 कैसे? अगर 500 लीटर का टैंक आप 5 घंटे में भरते हो, ठीक है, तो आप हर घंटे में कितना भर रहे हो, 100 लीटर पर आवर ना, 100 लीटर्स पर आवर। सिमिलरली अगर 500 लीटर का टैंक इस वाले पाइप से 10 घंटे में भरा रहा है, तो 1 घंटे में कितना हो रहा है यहां से, 50 लीटर्स पर आवर। ठीक है, 50 लीटर्स पर आवर। अब आप सोचो
कि अगर ये दोनों पाइप साथ में फिल कर रहे हैं, दोनों पाइप साथ में फिल कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा बताना। अगर ये दोनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? सोच के बताओ। एग्जैक्टली तो यहां पे हम क्या देखेंगे, हमारा टोटल रेट कितना होगा? टोटल रेट हमारा हो जाएगा 100 प्लस 50, 150 लीटर पर आवर। तो 150 लीटर पर आवर के स्पीड से, 150 लीटर पर आवर के स्पीड से अगर 500 लीटर फिल करना है तो हमको टाइम कितना लगेगा? हमको टाइम लगता 500 अपॉन 150। ठीक है, हमें टाइम लगता है 500 अपॉन 150। तो ये जितना, ये मेरे ख्याल से 3 घंटा कुछ निकलेगा, 3 घंटा 20 मिनट निकल आएगा। ठीक है, यही लॉजिक हम कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं। आप देखो कि जो हमारे पास बड़ा वाला पाइप है, मैं 1 आवर वर्क, मैं सीधा ये लिखूं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x-10 प्लस 1/x, बताओ तो ये क्या होगा? चैट बॉक्स में बताओ। हमको पता है x-10 क्या है, पूरा पाइप, बड़ा वाला पाइप को टाइम, कितने टाइम में वो टैंक को फिल करता है। x क्या है? छोटा वाला पाइप कितने घंटे में फिल करता है। तो अगर मैं 1/x-10 प्लस 1/x लिखता हूं, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कंबाइन 1 आवर वर्क, है कि नहीं? कंबाइन 1 आवर वर्क of both the pipes। और ठीक से अगर आप फील कर पा रहे हो ये चीज, तो जैसे पहले क्वेश्चन में क्या होता था, टू women and 3 men can do a piece of work in 6 days लिखा हुआ रहता था। तो हम उधर करते थे 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/6 करते थे, हम नंबर ऑफ डेज को भी पलट देते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों मिलके 75/8 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसको फिर ये लिखे कि 1/x-10 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 75/8। 75/8 मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 8/75 बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया है। शिखर, डाउट क्लियर आपका इसमें? अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में कैसे सॉल्व करोगे? तो LHS वाला पार्ट देख लो एक बार। पहले आप LHS में लोगे LCM, तो x इंटू x-10 का LCM बनेगा, और यहां आएगा आपके पास x प्लस x-10। RHS में आपके पास रहेगा 8/75। अब इसके बाद करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना? अब इसके बाद करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 उधर LHS चला जाएगा, तो x प्लस x-10 कितना हो गया? 2x-10 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? तो 8 इंटू x-10, इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से क्वाड्रेटिक निकल आएगा। ओके, डन गाइस, एनसीईआरटी खत्म। ठीक है, एनसीईआरटी खत्म। नेक्स्ट, इसी में टाइम निकल गया बहुत ज्यादा। अब मॉड्यूल से डाउट है या हम अगले कॉन्सेप्ट पे चले? मॉड्यूल से डाउट है क्या आप लोगों का? बताना है। ओके, फिर 1 मिनट का टाइम दो, एक बार मुझे वो ओपन करना पड़ेगा।
आज फिर कहूत नहीं हो पाएगा अब। हाँ ये मेरे पास पुरानी वाली फाइल है। आई थिंक मिडिल के क्वेश्चंस वैसे सेम ही होंगे। एक मिनट, मैंने आपको नया वाला फाइल दिया था ना, तो आई शुड हैव इट। हाँ ये नया वाला फाइल। हाँ ये रहा। चलो गाइज एक मिनट। हाँ एक ऑर्डर में चलते हैं। आप लोगों ने मैसेजेस किए, वो मैसेजेस मिस हो जाते हैं। सबसे पहले बताओ इन क्लास एक्सरसाइज में किसी को दिक्कत है? मिष्टी ने बताया क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6। मिष्टी ने बताया 4 एंड 6। 4.2 का कह रही हो? अच्छा ये है 10M 4.1। ये है 10M 4.1। 4.1 में कोई दिक्कत है गाइस किसी को? 10M 4.1 इन क्लास एक्सरसाइज एनीवन? कोई डाउट नहीं दिख रहा है। होमवर्क, होमवर्क में कोई डाउट? नहीं आया। होमवर्क का 1 2 अंकित यार ये बड़ा फालतू सा क्वेश्चन पूछे हो। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये बहुत फालतू सा क्वेश्चन पूछे हो। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया था तो यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। ये एलएचएस में ये दिया हुआ है, यहाँ पे आरएचएस में x-2 का होल क्यूब है। अब आप उसमें a-b का होल क्यूब जब लगाओगे तो आपको मिलेगा a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a²b, तो वो आपका 6x² हो जाएगा। सॉरी ये हो जाएगा माइनस 6x² प्लस 12x। ये आपका हो गया। अब इसमें क्या होता है कि x क्यूब कैंसिल हो गया, x क्यूब कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक बचा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबको इक्वेशन के एक साइड ले जाइएगा, वहां से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। सब देख रहा है कितना फालतू सा क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा मेहनत किया करो, ऐसा नहीं कि एक अटेम्प्ट में अगर कुछ नहीं हुआ तो सीधा यहाँ पे पूछोगे। अल्टीमेटली हम पूरी क्लास, आज की जो पूरी क्लास है वो सिर्फ डाउट डिस्कशन में निकल रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 7। रिया क्वेश्चन नंबर 7 तो वही है 9/3/8 आदि पाइप वाला क्वेश्चन अभी जो हम किए थे वही है। आप इसका 7 कह रहे हो या इन क्लास एक्सरसाइज का 7 कह रहे हो? हाँ बड़े आगे। अच्छा ये सॉल्व हो गया था, ओके। 4.2। चलिए अब मुझे 10M 4.2 का बताओ। इन क्लास एक्सरसाइज 4 का 6। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 5√3x is equal to 2x² plus 6. 5√3x is equal to 4 का 6। 5√3x is equal to 2x² plus 6। क्या यही था? So अब यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो 2x² माइनस 5√3x, 2x² माइनस 5√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करोगे। अब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है। अगर फैक्टराइजेशन करना है तो 6 to the 12
तो 2 6 2 3 यही हमारे पास फैक्टर्स है। अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि जो आपके पास वहां पे √3 दिख रहा है ना आपको, √3, तो ये √3 कहां से आया होगा? ये जो मिडिल टर्म में जो ये √3 दिख रहा है, ये √3 कहां से आएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसी 3 से आया होगा, है कि नहीं? तो इतना हमको समझ में आ गया कि ये जो 3 है, इस 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3, और बाकी क्या चाहिए? अब आपको 5 चाहिए, बाकी में आपको चाहिए 5। तो कैसे लाएंगे 5? आई थिंक यहां लगा देंगे हम लोग, क्योंकि देखो अब हमारे पास बचा क्या? फिर हमारे पास बचा यही ना एक तरीके से, तो इसीलिए हम लिखेंगे इसको 2x² माइनस 4√3x माइनस √3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे फिर कॉमन लेंगे, तो हम 2x कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 2√3। अब इसके आगे आई थिंक सॉल्व हो जाएगा ना, इसके आगे सॉल्व हो जाएगा, राइट मिस्टी? नेक्स्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है। ठीक है, फाइव कह रहा है px प्लस q इंटू rx प्लस s इज इक्वल टू 0 इज द रिजल्ट आफ्टर सक्सेस। ओके, ये तो बड़ा सिंपल सा कह सकते हो। ये लिख रहा है कि अगर आपने फैक्टराइज कर लिया, अच्छा ये बताओ, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इफ ए बी इज इक्वल टू 0, अगर ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है देन आइदर, मैथ्स में यार, मैथ्स में अगर दो चीजों का प्रोडक्ट, दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो वैल्यू आ रही है 0, वो वैल्यू आ रही है 0, तो इससे आपको क्या पता चलना चाहिए? या तो पहला नंबर खुद 0 था या फिर दूसरा नंबर खुद 0 था, राइट? देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ये रहता है अपना फंडा, है कि नहीं? यहां पे क्या कह रहा है? if px plus is the result after successful factorization, मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके हमको ये मिला है, then both terms, both px plus q and rx plus s must be 0। ये गलत बोल रहा है, इसको must be 0 होने की तो जरूरत नहीं है ना, कोई एक भी 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो दोनों को मस्ट भी 0 लिखना गलत होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हम कहते हैं ना a0, जब हम कह रहे हैं a0 तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि b नॉन जीरो है, और जब हम यहाँ पे b0 लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं इनडायरेक्टली a नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा फॉल्स। ओके, यहाँ पे आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ तो एलसीएम लोगे, x² प्लस 35 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस 35 इज इक्वल टू 12x हो जाएगा, 12x को LHS में ले आना। नेक्स्ट आ रहा है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 9, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, शिखर अगेन आई थिंक यहाँ पे आप सिली मिस्टेक ही किए होगे। आप बताओ तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया है?
कैसे सॉल्व, ट्राई कैसे सर ये किए हो? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ये कैसे टर्म्स में लिखना है सर, वही समझ में नहीं आ रहा। आप खुद सोचो कि अगर इक्वेशन के दो साइड में, सिंपल सी मैं बात लिखता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो आपको क्या फील होगा? बताओ कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है ना, यस है कि सर। नहीं? और अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है तो उनके करेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल। इक्वल होने चाहिए, मतलब a के जगह पे 2 आना चाहिए, b का वैल्यू 3 होना चाहिए और c का वैल्यू 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं वही फंडा लगाएंगे। आप पहले एलएचएस में ये जो पार्ट दिख रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, आपको एक्स वाला टर्म मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा, और दूसरे साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो फिर वहां से आपको एबीसी का वैल्यू मिल जाएगा पी क्यू एम एन के टर्म्स में। ठीक है सर। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये बताया वही है, बस उधर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के जगह आपको कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन मिलेगा, बट अप्रोच में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 तो मुझे याद है, 9 के अलावा कुछ मिस हो रहा है क्या? 9 तो मुझे याद है, ठीक है, 9 के अलावा अगर कुछ मिस हो रहा है तो आप मुझे बता देना। अ गार्डन मेजरिंग 12 मीटर्स, क्या लिखा हुआ है, 12 meters by 16 meters is to have a pedestal pathway installed all around it, increasing the total area to 396 square meters. अच्छा गाइस देखो इसमें क्या है, ये मान लो पहले इस तरीके का था, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लेट से ये 12 का है और ये 16 का। आप फिर क्या कर रहे हो, आप इसके ही अराउंड में, पहले ये फील्ड था, ये गार्डन समझ लो, अब आप इसी के अराउंड में पाथवे बनाना चाहते हो, चलने के लिए रास्ता कह लो, तो अब वो कुछ ऐसा बन जाएगा। जब ये ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि अब जो नया शेप बन रहा है उसका एरिया ज्यादा होगा, उसका एरिया क्वेश्चन कह रहा है कितना है, 396 है। अब देखो अंदर वाला, सबसे पहले मुझे ये बता सकते हो कि अंदर वाले का एरिया कितना होगा? कौन बताएगा अंदर वाले का एरिया कितना हो जाएगा? दैट विल बी 16 into 12 ना, रेक्टेंगल है, 16 into 12 कितना हो गया, 192। बाहर वाले का एरिया कितना है, 396। अच्छा अंदर वाले का एरिया का वैसे इतना कुछ खास कहने के लिए जरूरत भी नहीं है, बट यस, क्या आप ये बता सकते हो कि बाहर वाले का लेंथ कितना होगा और ब्रेथ कितना होगा? ये वैल्यू बता सकते हो? ये बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये पार्ट चाहिए। मेरे डायग्राम में ये थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सेम है, तो क्यों ना हम इसको x मान लें, क्यों ना हम इसको x मान लें। तो अगर हम लेंथ के हिसाब से बात करें तो यार 16 तो पहले से था और फिर x लेफ्ट में भी बढ़ गया, x राइट में भी बढ़ गया, तो 16 प्लस 2x हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर इधर की बात करेंगे तो 12 तो पहले से था, उल्टा और x ऊपर भी बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा नीचे भी बढ़ गया, तो इस हिसाब से ये कितना बन जाएगा, 12 प्लस 2x। तो फाइनली मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 16 प्लस 2x मेरा नया लेंथ होगा, फिर 12 प्लस 2x मेरा नया ब्रेथ होगा, नया लेंथ इंटू नया ब्रेथ करोगे तो आपको नया एरिया मिलेगा, और ये प्रोडक्ट कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, ये प्रोडक्ट है 396। Am I clear guys? It was all about making the diagram. इसमें कह सकते हो कि इस एरिया का कोई जरूरत नहीं पड़ा है, बस हमने ये डायग्राम बनाया है, डायग्राम में ये पाथवे जो था समझना पड़ेगा कि जो पाथवे का जो विड्थ है उसको x मान लिया गया है, आप ग्राउंड के चारों ओर बराबर साइड्स का पाथवे बना रहे थे। ठीक है, तो नया लेंथ इंटू नया ब्रेथ। अच्छा ये क्वेश्चन खूब आता है, लेकिन ओलंपियाड में मार्क कर लो, खूब आता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब कैसे आता है क्वेश्चन, उस पर एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लो कि ये पहले बड़ा सा आपको बाहर वाला दिया हुआ है, ठीक है, और अब इसके अंदर कुछ इस तरीके का वो बना।
अब आपको वो क्या बता देगा कि बाहर वाला वैल्यू है 16 और ये बाहर वाला वैल्यू है 12 और मान लो कि ये अंदर वाला वैल्यू है 192। अंदर वाला वैल्यू है, अंदर वाले का एरिया है 192। ठीक है, तो अब आपका क्या रहेगा, इक्वेशन कैसे बनाओगे? लॉजिक विल रिमेन द सेम। जो यहाँ पे विड्थ आ रही है, ठीक है, जो यहाँ पे ये वाली जो विड्थ आ रही है, दैट विड्थ इज अगेन x। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो अंदर वाले का लेंथ की अगर बात करेंगे तो अंदर वाले का लेंथ कितना हो जाएगा? दैट विल बी 16 माइनस 2x। और अंदर वाले का ब्रेथ कितना हो जाएगा? तो दैट विल बी 12 माइनस 2x। ठीक है, 12 माइनस 2x। तो समझ रहे हो ना, अंदर का दिया है, बाहर पे जाना था तो ऐड कर रहे थे विड्थ को, बाहर का दिया है डायमेंशन, अंदर पे जाना है तो विड्थ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगा आपका? 16 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x is equal to 192. Okay, is equal to 192. Anyways, so I hope this is clear. और कुछ डाउट है आपके? आई थिंक ये तो दिया भी नहीं था ना, यहीं तक दिया था। चलो, तो फिर इसी के साथ अभी हम क्लास को करते हैं एंड। हमारी नेक्स्ट क्लास आई थिंक कल या परसों है, आई थिंक कल है। तो कल हम अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और कल ही के कल ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ओके, तो होपफुली सैटरडे के दिन आप ये टॉपिक को कंप्लीटली खत्म कर रहे हो, कहूत वगैरह भी हो जाएगा। ओके एवरीवन, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, एंडिंग द सेशन हियर।